कहानी की शुरुआत में हम एक खुशहाल दंपति को देखते हैं जिनका अभी अभी दूसरा बच्चा पैदा हुआ है। उनके दोस्त, रिश्तेदार और जान पहचान वाले सभी उन्हें बधाई देने आते हैं। बच्चे को देखकर सब कहते हैं, वाह, ये बच्चा तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल माँ की तरह गोरा है। ये बातें सुनकर उस दंपति की बड़ी बेटी, जो थोड़ी गोल मटोल और सांवले रंग की है, उदास हो जाती है। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? इस प्यारी बच्ची का नाम रारा होता है और यही है हमारी कहानी की नायिका। उसके बाबा उसे समझाते हुए बोले, बेटी, इन बातों से मन खराब मत करो। बाबा के लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की सिर्फ तुम हो। तुम मेरी प्यारी और लाडली बेटी हो। रारा अपनी माँ के मुकाबले अपने बाबा से ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि बाबा उसे अपनी मर्जी से खाने देते, कोई रोक टोक नहीं करते। लेकिन उसकी माँ पहले एक मॉडल रह चुकी थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा सेहत को लेकर सजग रहती है, अपने लिए भी और अपनी बेटियों के लिए भी। वो चाहती है कि उनकी दोनों बेटियां उसी की तरह पतली हो और मॉडलिंग, एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाए। इसी वजह से वो हमेशा रारा को कंट्रोल करने की कोशिश करती। ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे खाओ, वैसे खाओ। वही दूसरी और बाबा कहते, बच्ची है, उसे अपनी मर्जी से खाने दो। तब माँ झुंझला कर बोली, बाप बेटी जो चाहे करो, तुम लोगों ने कब मेरी बात सुनी है? ऐसा कहकर वो अपनी छोटी बेटी को डाइट में रखना शुरू कर देती है। माँ को लगता है कि रारा तो हाथ से निकल चुकी है, कम से कम अपनी छोटी बेटी को मॉडल बनाएगी। छोटी बेटी का नाम लुलू है। लुलू को भी रारा की तरह चॉकलेट खाना बेहद पसंद है और रारा उसे खिलाती भी है। लेकिन रारा की माँ ने उसे डांटा, ये सब क्या कर रही हो? खुद तो खा खा कर मोटी हो गई हो और अब उसे भी बिगाड़ना चाहती हो। रारा बहुत दुखी होकर अपनी माँ की पुरानी तस्वीरें देखने लगी और मन ही मन सोचती है, क्या मैं कभी अपनी माँ की तरह पतली हो पाऊंगी? बाबा, जो उसे बेहद प्यार करते हैं, बोले, माँ की बातें मत सुनो, तुम्हारा जो मन करे और जितना मन करे खाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये खाने की उम्र है, इस उम्र में नहीं खाओगी तो क्या बुढ़ापे में खाओगी? वजन बढ़ने से मत डरो, बड़ी होने पर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाबा हमेशा रारा का साथ देते और इसी वजह से रारा का अपने बाबा से गहरा लगाव बन जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से एक दिन उसके बाबा की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। परिवार की खुशियों पर ऐसा बिजली गिरेगा, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। खासकर रारा पूरी तरह टूट जाती है। परिवार के आमदनी का कोई साधन नहीं बचता और ऊपर से माँ कर्ज भी चुका नहीं पा रही थी। इसी वजह से माँ रारा और लुलू को लेकर दूसरे शहर में रहने चली गई। कुछ साल बीते, रारा बड़ी हो चुकी है, लेकिन माँ का उसे डांटना बंद नहीं हुआ। सुबह सुबह माँ से कहती है, इतनी देर तक सोती रहोगी तो मोटी ही रहोगी। इतने साल बीत जाने के बाद भी रारा की हीन भावना खत्म नहीं होती। वो रोज अपना वजन नापती, आईने में खुद को देखकर सोचती, क्या ये वजन कभी कम होगा? मैं कब गोरी होंगी, कब पतली होंगी? और ऐसे ही वो तरह तरह की बातें सोचती रहती है। लेकिन वजन कम करने के लिए जो करना चाहिए था, वो रारा कर नहीं पा रही। उल्टा उसकी माँ की सहेलियां आकर हमेशा रारा को ताने देकर कहती, तुम्हारी माँ तुम्हें मॉडल बनाने का सपना देख रही है और तुम गोल मटोल बनी हुई हो। तभी रारा की बहन लुलू सामने आई, जो बेहद स्लिम है, और सब लोग रारा के सामने लुलू के बॉडी और फिटनेस की तारीफें करने लगे। रारा लुलू से प्यार तो करती है, लेकिन जब लोग इस तरह उसकी तुलना करते हैं तो उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है। रारा वहाँ से चली गई और तभी उसका बॉयफ्रेंड डीका उसे लेने आता है। लेकिन तब भी उसकी माँ से कहती है, सनस्क्रीन लगा कर जाओ, नहीं तो और काली हो जाओगी। ये बातें सुनकर रारा को बहुत गुस्सा आ गया और मन ही मन सोचती है, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे क्यों स्वीकारा नहीं जाता? माँ मुझे हमेशा क्यों बदलने की कोशिश करती है? यही सोचते सोचते रारा डीका के साथ बाइक पर चली गई। डीका और रारा के परिवारों को उनके रिश्तों के बारे में पता है। डीका एक अच्छा इंसान है और पेशे से फोटोग्राफर है, जबकि रारा एक बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी में अच्छे पोस्ट पर नौकरी करती है। दोनों अपने अपने काम पर जाने से पहले पास के एक पिछड़े हुए गांव में जाकर वहां के बच्चों को बुनियादी चीजें पढ़ाते हैं और उनके साथ अच्छा समय बिताते हैं। डीका उन बच्चों की तस्वीरें खींचकर उन्हें सोशल मीडिया पर डाला करता, ताकि उनकी पढ़ाई के लिए कुछ आर्थिक मदद मिल सके, क्योंकि सरकार की तरफ से बच्चों के लिए खास कदम नहीं उठाए गए थे। इसके बाद डीका एक फोटोशूट के लिए चला गया। वो एक बहुत टैलेंटेड फोटोग्राफर है, लेकिन डायरेक्टर को उसकी कदर नहीं और हमेशा उस पर अपनी सोच थोपने की कोशिश करता, जिससे डीका निराश हो जाता और बाहर जाकर गुस्से में चिल्लाने लगा। तब रारा उसे फोन कर शांत करती है। इसके बाद डीका ने अपने कलीग से रारा को इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वो लोग रारा को अजीब नजरों से देखते हैं और डीका से पूछा, क्या यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बाहर आकर रारा डीका से कहती है, वो लड़कियां कितनी सुंदर और फिट थी, क्या तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनकी जैसी गोरी और स्लिम क्यों नहीं है? इस पर डीका उसे बीच में रोकर कहता है, सुनो, ये सब तो तुम्हारी खूबसूरती है, तुम दूसरों की बातों में आकर खुद को कम क्यों समझती हो? मुझे तुम्हारी जैसी लड़की मिली है, ये तो मेरी किस्मत है। उसकी इन बातों से रारा के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई।
रारा की बहन लुलू का भी एक बॉयफ्रेंड है जिसके इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोवर्स हैं। वो रोज उसके साथ लाइव वीडियो पोस्ट करता और सबको दिखाता कि उसकी गर्लफ्रेंड कितनी सुंदर है। लेकिन इसके साथ साथ वो लुलू को बहुत कंट्रोल भी करता है। ये कपड़े मत पहनो, ये जूते मत पहनो, ऐसे रहो, वैसे सजो। लुलू का चेहरा अब थोड़ा गोल हो गया है जो उसके बॉयफ्रेंड को बिल्कुल नहीं पसंद। तो वो जब भी लुलू के साथ लाइव वीडियो करता तो कहता, सुनो तुम अपने बालों से चेहरे के साइड को ढक लो, नहीं तो चेहरा मोटा दिखता है। इस वजह से लुलू बहुत इनसिक्योर महसूस करने लगी, शायद मेरा चेहरे का शेप परफेक्ट नहीं है। इधर उनकी माँ अब भी रारा की तुलना लुलू से करती रहती कि लुलू को देखो, वो कितना कम खाती है और तुम इतना ठूस ठूस कर क्यों खाती हो। लेकिन अब रारा अपनी माँ की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और अच्छे से खा पी कर आराम से अपने ऑफिस चली गई। ऑफिस में भी कुछ कलीग ऐसे हैं जो उसके टैलेंट को नहीं देखते बल्कि सिर्फ उसके लुक्स की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन रारा उन्हें जवाब देकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। वो चुपचाप अपने डेस्क पर चली गई। ऑफिस में बस उसकी बेस्ट फ्रेंड फेई है जो उसे कहती है, वो लोग तुम्हारा इतना मजाक उड़ाते हैं, तुम उनके मुंह पर एक जोरदार घूंसा क्यों नहीं मारती। रारा बोली, मैं उनकी बातों की आदी हो चुकी हूँ और मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर बेकार में मैं उनसे झगड़ा क्यों करूँ। असल में उस ऑफिस में सुंदरता को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है क्योंकि वो एक कॉस्मेटिक कंपनी है। वहाँ के सभी स्टाफ अपने लुक्स और फिटनेस को लेकर बहुत सीरियस रहते, सिर्फ रारा को छोड़कर। रारा और फेई दोनों काफी रिलैक्स तरीके से अपनी मर्जी से खाना खाते और मजे से जिंदगी जीते। अब इस दौरान कंपनी की मैनेजर अचानक अपना इस्तीफा देकर चली गई। उस पोजीशन के लिए योग्यता, काबिलियत और एक्सपीरियंस रारा के पास है, लेकिन वो मैनेजर बन पाएगी या नहीं ये अभी तय नहीं है। लंच टाइम में दोनों खाना लेकर एक टेबल पर बैठने जाते हैं, लेकिन वहाँ पहले से 2 आदमी बैठे हुए थे और उन्हें देखकर कहते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड्स आ रही है, वो यही बैठेंगी, तुम लोग कहीं और जाकर बैठो। उनकी बातें सुनकर साफ समझ आ रहा है कि रारा और फेई के नॉर्मल लुक की वजह से वो उन्हें अपने पास बैठने नहीं देना चाहते और झूठ बोलकर उन्हें वहाँ से उठाना चाहते हैं। रारा और फेई दूसरे टेबल पर जाकर बैठ गए। तभी अचानक 3 नई एम्प्लॉय वहाँ आई जिन्हें सब लोग हैरानी से देखने लगे। तीनों में से एक का नाम है माशा, जो पूरे मेकअप में है और लड़कों को वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, इसीलिए सबकी नजर उसी पे रहती है। अभी जिन 2 लड़कों ने रारा और फेई को जगह नहीं दी थी, वही माशा और उसके दोस्तों का स्वागत करते हुए कहते हैं, आइए ना, यहाँ कितनी जगह खाली है। माशा, जिसने अभी अभी कंपनी ज्वाइन की है, जिसके पास एक्सपीरियंस ना के लगभग है, लेकिन पता नहीं क्यों सबको लगता है वही मैनेजर की पोजीशन के लिए योग्य है, शायद सिर्फ उसके लुक की वजह से, और लोग उससे बहुत इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अब अगले सीन में दीका के घर में रहने वाली 4 लड़कियों को दिखाया जाता है। दीका की माँ ने अपने घर का एक हिस्सा उन्हें किराए पर दिया है। चारों मॉडल बनना चाहती है, लेकिन हर एक को किसी न किसी बात को लेकर हीन भावना है। किसी के दांत थोड़े बाहर निकले हुए हैं, कोई अपने शरीर को ज्यादा मोटा मानती है और किसी को अपने घुंघरालू बाल पसंद नहीं है, और चौथी लड़की के माथे पर एक बड़ा सा निशान है। वो इन सारी बातों को अपनी कमजोरी मानती है, लेकिन आपस में मजाक करके एक दूसरे का मन हल्का कर लेती है। चारों ही बहुत चंचल है, लेकिन उनके अंदर जरा भी आत्मविश्वास नहीं है। इसी इलाके में एक लाल बालों वाला लड़का है जो चारों को हमेशा परेशान करता रहता। एक दिन डीका ने उसे डांटा, अगर इसके बाद इन लड़कियों की तरफ आंख उठाकर देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। लड़का डर कर वहाँ से भाग गया। इधर रारा के ऑफिस में, जैसा कि हमें उम्मीद थी, मैनेजर पोजीशन के लिए कंपनी के सीईओ योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रहा होता है। माशा का भी इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद बाहर जाते समय माशा ने रारा की तरफ देखा। अब रारा की बारी है। दरअसल सीईओ कंपनी की तरक्की के लिए एक बेहतरीन यूनिक आइडिया चाहते हैं। दोनों में से जो सबसे यूनिक आइडिया देगा उसी को मैनेजर बनाया जाएगा। रारा माशा से ज्यादा एक्सपीरियंस थी, इसीलिए उसका आइडिया बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि सीईओ भी कहता है, तुम्हारा आइडिया शानदार है रारा, लेकिन इस पोजीशन के लिए क्लाइंट और मीडिया दोनों से डील करना होगा, जिसके लिए फिट और अट्रैक्टिव होना भी जरूरी है, जो कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल नहीं है। इसलिए सोच रहा हूँ कि माशा को मैनेजर बना दूं और तुम उसकी मदद करना। ये सुनकर रारा को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि हर बार की तरह फिर से उसके हुनर से ज्यादा उसकी शक्ल सूरत को तवज्जो दी गई। माशा को मैनेजर बनाया जा रहा है और रारा को उसकी असिस्टेंट, जबकि इस पोस्ट के लिए पूरी तरह से योग्य वही थी। सिर्फ सुंदर न होने की वजह से उसे ये मौका नहीं मिला। रारा ने ये सब फेई को बताया। ये सुनकर वो भी बहुत नाराज हो जाती है। वो तो अभी अभी आई है, उसे इंडस्ट्री की समझ ही क्या है, उसे तो जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है, और तुम इतनी एक्सपीरियंस होकर भी तुम्हें मैनेजर बनने से मना कर दिया, ये कैसे हो सकता है। अब रेस्टरूम में माशा और उसकी दोनों सहेलियां आपस में बातें कर रही होती है।
अगर वो मोटी लड़की मैनेजर बन गई तो क्या हमें उसके ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। इस तरह वो रारा के शरीर को लेकर बहुत ही अपमानजनक बातें करती है, मजाक उड़ाती है। तब माशा ने कहा, ये एक कॉस्मेटिक कंपनी है, यहाँ मैनेजर बनने के लिए मेकअप, फैशन, इन सब की समझ होनी चाहिए। वो मोटी लड़की क्या समझेगी ये सब, मैनेजर की पोजीशन तो मुझे ही मिलेगी, देख लेना। लेकिन माशा को ये नहीं पता था कि रारा भी वहाँ मौजूद है और उसने उनकी सारी बातें सुन डाली। ये सब सुनकर उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो डीका को अपनी इस परेशानी के बारे में बताती है कि कैसे सिर्फ सुंदर दिखने की वजह से माशा को मैनेजर बनाने की बात चल रही है। डीका कहता है, तुम हमेशा सुंदर सुंदर क्यों सोचती रहती हो, तुम्हारे जितना सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ, लिखकर भी दे सकता हूँ। वो रारा का मन हल्का करने की कोशिश कर रहा है। फिर उसे अपने घर ले आया। वहाँ रारा की मुलाकात डीका के घर में रहने वाली उन 4 लड़कियों से हुई जो मॉडल बनना चाहती है। रारा भी धीरे धीरे उनसे घुल मिल जाती है। वो रारा को दीदी कहकर बुलाती है, जिससे रारा को अपनापन महसूस होता है। डीका की माँ ने रारा के लिए बहुत सारा खाना बना रखा था। रारा मन भरकर खाती है। इसके बाद वो कुछ पुरानी तस्वीरें देख रही है। डीका के पिता भी एक फोटोग्राफर थे। उन्होंने अपने पुराने कैमरे से ये सारी तस्वीरें खींची थी। अब रारा इन सब के बाद घर लौटी, लेकिन ऑफिस में जो कुछ हुआ था वही बात रारा के दिमाग में घूम रही है। वो चाहकर भी उन बातों को अपने मन से निकाल नहीं पा रही। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो चीजें हमें पसंद नहीं होती वही बार बार हमारे दिमाग में आती रहती है। रारा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। रारा की एक आदत है, जब भी उसका मन उदास होता वो चॉकलेट खाना शुरू कर देती। उसे लगता है कि इससे उसे थोड़ी शांति मिलती है और वो खुश भी हो जाती। क्या आपकी भी कोई ऐसी आदत है तो कमेंट में जरूर शेयर करें। अब उसकी माँ और लुलू भी घर आकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ रारा। रारा ने उन्हें सच्चाई बता दी कि फिट ना होने की वजह से उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। उसकी माँ कहने लगी, इसीलिए तो मैं इतने दिनों से कह रही थी हेल्दी खाना खाओ, कम खाओ, फिट रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर उन्होंने कहा, खैर तुम चिंता मत करो, तुम अपने सीईओ के पास जाकर कहो कि मुझे 1 महीने का वक्त दे। इस बीच मैं खुद को फिट करके दिखा दूंगी और फिर मुझे ही प्रमोशन देना। इस 1 महीने में मैं तुम्हारी सारी चर्बी कम करके तुम्हें बिल्कुल फिट बना दूंगी। अपनी माँ पर भरोसा रखो। लुलू भी बोली, हाँ दीदी, तुम बस सीईओ से बात कर लो, फिर देखना 1 महीने में माँ तुम्हें कितना सुंदर बना देगी। ये सब सुनकर रारा के अंदर एक नया आत्मविश्वास जागा। उसने सीईओ के पास जाकर 1 महीने की मोहलत मांगी। सीईओ भी आसानी से मान गया, क्योंकि योग्यता के हिसाब से रारा ही मैनेजर बनने के काबिल थी, बस फिटनेस की कमी थी। ठीक है, 1 महीने का समय लो और पूरी तरह फिट होकर वापस आओ, मैं तुम्हें जरूर मैनेजर बना दूंगा और मुझे उम्मीद है कि तुम ये कर पाओगी, मैनेजर ने कहा। इसके बाद से रारा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने लगी। वो जिम जाती है। शुरू में तो बहुत जोश में रहती, लेकिन अगले ही दिन उसकी एनर्जी कम हो जाती। वो अपनी बरसों पुरानी आदतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे जंक फूड खाने का मन करता, इसीलिए वो पिज्जा खाते हुए फिटनेस वीडियो देखने लगी। लेकिन इस तरह से तो वजन कम नहीं होने वाला, ये समझते हुए वो भी धीरे धीरे अपनी आदतें सुधारने की कोशिश करती। खाने का लालच कम करने लगी। किसी तरह 1 हफ्ता उसने बहुत मुश्किल से निकाला। अगले दिन जब उसने अपना वेट चेक किया तो देखती है कि उसका 2 किलो वेट कम हो गया है। ओह माय गॉड, ये उसकी पहली सफलता थी। रारा तो एकदम हैरान रह गई कि अगर सिर्फ थोड़ा सा हेल्दी जीवन जीने से 1 हफ्ते में इतना रिजल्ट मिल सकता है तो थोड़ी और मेहनत करने में तो कोई शक ही नहीं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो ये जरूर करेगी और खुद को फिट बनाकर दिखाएगी। अगले 3 हफ्तों तक उसने और भी ज्यादा मेहनत से वर्कआउट किया, साथ ही हेल्दी खाना भी खाया और खाली समय में वो सिर्फ फिटनेस की वीडियो देखती कि किस किस तरह से फैट कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ दीका के पिता की मौत से पहले उन्होंने उस लाल बालों वाले लड़के की माँ से 2 लाख रुपए उधार लिए थे। अब 1 महीने के अंदर वो पैसा ब्याज समेत लौटाना है। दीका ने अपनी माँ से कहा कि वो 1 महीने के अंदर एक्स्ट्रा इवेंट संभाल कर उनका कर्ज चुका देगा, आप टेंशन मत लो। इसके बाद दीका अपने दोस्तों की मदद से एक्स्ट्रा इवेंट्स में फोटोशूट करना शुरू करता है। कभी कभी तो वो रात भर जागकर फोटोशूट करता रहता ताकि पैसे जुटा सके। इधर रारा भी फिटनेस के चक्कर में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगी। ऐसे ही 4 हफ्ते गुजर जाते हैं। इस बीच दीका और रारा की ना मुलाकात हुई और ना ठीक से बात हो पाती। अब रारा को दिखाया गया जो बिल्कुल बदल चुकी है। एक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है उसका, बिल्कुल स्लिम एंड फिट। लुलू ने उसके बाल काटे, मेकअप किया और वायला उसका पूरा लुक ही बदल गया। जब रारा अपने इस नए रूप में ऑफिस पहुंची तो सभी हैरान रह गए। सीईओ के मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे। बाकी लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि सिर्फ 1 महीने में उसने इतना वजन कैसे कम कर लिया। माशा और उसके दोस्त तो शर्म से वही खड़े रह गए, जैसे उनके मुंह पर किसी ने कीचड़ फेंक दिया हो। और सीईओ ने रारा को मैनेजर पोस्ट पर प्रमोशन दे दिया। आखिरकार उसे वही मिल जाता है जो वो चाहती थी।
रारा का अब एक अपना अलग केबिन है। फेई ने आकर पूछा, मैनेजर मैडम क्या मैं आ सकती हूँ? रारा मजाक में प्यार से बोली, मार खाएगी क्या, अंदर आजा। फेई कहती है, अरे सच में मैं बहुत हैरान हूँ, तुमने तो कमाल कर दिखाया। लेकिन फेई को रारा के व्यवहार में कुछ बदलाव नजर आए। उसे लगा जैसे रारा अब अपनी खूबसूरती को ज्यादा महत्व देने लगी है और हर समय अपने लुक्स की ही बातें करती रहती है। इसके बाद रारा डीका के साथ कैंडल लाइट डिनर पर जाती है। रारा के इस बदले हुए रूप को अपनाने में शायद उसे भी थोड़ा समय लगेगा। दोनों खुलकर बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन अब चूंकि रारा मैनेजर बन चुकी है, इसलिए ऑफिस से बार बार उसे क्लाइंट्स के कॉल आते रहते हैं, जिससे दोनों के पास आपस में बात करने का समय ही नहीं बचता। डीका को लगता है शायद रारा उससे दूर होती जा रही है। उधर वो भी कड़ी मेहनत करता है और किसी तरह 1 महीने के अंदर उसने पूरा कर्ज चुका दिया। इसके बाद जब उसने रारा को फोन किया तो वो बिजी है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ कहकर उसने फोन काट दिया। डीका को बुरा तो लगा, लेकिन वो रारा की सिचुएशन को भी समझने की कोशिश करता है। फिर भी उसके मन में कहीं न कहीं एक इनसिक्योरिटी घर कर रही है। शायद रारा बदल गई है, वो अब पहले जैसे नहीं रही और उसके व्यवहार में भी काफी बदलाव आ गया है। दूसरी तरफ ऑफिस में सभी लंच कर रहे होते हैं। रारा और फेई खाना लेकर बैठने जाती है। तभी माशा और उसकी सहेलियां सिर्फ रारा को बुलाकर कहती है, अरे हमारे साथ बैठो ना। रारा उन्हें मना करने के बजाय फेई से बोली, चलना उनके साथ जाकर बैठते हैं। ये देखकर फेई को बहुत गुस्सा आ गया। क्या तुम्हें याद नहीं कि आज तक इन्हीं लोगों ने हमारा कितना मजाक उड़ाया है? लेकिन आज तुम फिट हो गई तो वो तुम्हें अपने साथ बैठने के लिए बुला रहे हैं और तुम उनके पास जाना भी चाहती हो। ये कैसा व्यवहार है? रारा बोली, अरे फेई तुम भी ना पुरानी बातें भूल जाओ, चलो जाकर बैठते हैं। फेई उसके साथ गई, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही कुर्सी खाली होती है और माशा सिर्फ रारा को बैठने के लिए कहती है। फेई समझ गई कि वो केवल रारा को अपने पास बिठाना चाहते हैं, उसे नहीं। इसलिए वो कहती है, ठीक है रारा तुम जाओ, मैं दूसरी टेबल पर बैठती हूँ। और वहाँ वो अकेले बैठकर खाने लगी। अगर रारा पहले जैसे होती तो वो जरूर फेई के साथ जाकर बैठती, लेकिन इंसान कब बदल जाता है ये कहना मुश्किल है। वो फेई को अकेला छोड़कर माशा के ग्रुप के साथ बैठकर खाने लगी। फेई को ये चीज सच में बहुत बुरी लगी और उसका बुरा लगना भी स्वाभाविक था। लंच के बाद फेई रेस्टरूम जाती है। वहाँ देखा कि रारा माशा के ग्रुप के साथ हंसते हुए बातें कर रही है। फेई को समझ आ गया कि रारा भी अब उसी ग्रुप का हिस्सा बन गई है और वो मन दुखी कर वहाँ से चली गई। तब रारा को भी समझ आया कि उसके इस बिहेवियर से फेई को बहुत बुरा लगा है। अब ऑफिस में एक पार्टी है। फोटो खिंचवाने के लिए रारा डीका को बुलाती है। इतना ही नहीं, वो डीका के लिए एक नया कोट भी लाती है और बोली, इसे पहनकर फोटो खिंचवाना। डीका ने ना चाहते हुए भी कोट पहना। जब डीका अकेला बैठा होता है तो फेई आकर पूछती है, क्या हुआ दोस्त, आज तो बहुत चमक रहे हो, कोट भी काफी महंगा लग रहा है। डीका बोला, मेरी क्या इतनी औकात है, ये रारा ने दिया है। वो खुद भी बदल गई है और मुझे भी अपने जैसा बदलने की कोशिश कर रही है। तब फेई ने मजाक में कहा, कम से कम तुम उस ग्रुप में शामिल मत होना। पार्टी के बाद रारा उसी ग्रुप को अपने केबिन में बुलाकर अपने एक प्रोजेक्ट के लिए सलाह मांगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि तीनों मिलकर किसी तरह रारा को मैनेजर के पोजीशन से हटाने की कोशिश में लगे हैं। अब अगले दिन रारा का जन्मदिन है। हर साल वो अपने जन्मदिन गाँव में उन बच्चों के साथ मनाती है जिन्हें वो पढ़ाती थी। इस बार डीका खास तौर पर रारा के जन्मदिन के लिए अपनी माँ को अच्छा सा खाना बनाने को कहता है, जिसे बच्चों के साथ बांटेंगे और मिलकर रारा का जन्मदिन मनाएंगे। यही उसका प्लान है। हमेशा की तरह डीका रारा को लेने गया, लेकिन रारा के कपड़े देखकर उसने पूछा, इतनी टाइट ड्रेस में क्या तुम बाइक पर आराम से बैठ पाओगी? रारा ने कहा, नहीं, मैंने टैक्सी बुक की है, तुम भी अपनी बाइक यहीं रख दो, हम दोनों टैक्सी से गाँव चलेंगे। डीका बोला, मुझे काम के लिए कई जगह जाना है, बाइक के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। जिस पर रारा ने कहा, देखो मैंने अभी स्किन केयर कराया है, धूप में बाइक से जाऊंगी तो मेरी स्किन और डार्क हो जाएगी। डीका कहता है, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम टैक्सी से जाओ, मैं बाइक से आ रहा हूँ। और वहाँ से जाने लगा। रारा पूछी, क्या तुम नाराज हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? डीका अब और क्या ही बोलेगा। उसने कहा, नहीं कुछ नहीं, तुम अपनी स्किन का ख्याल रखो और टैक्सी से आराम से जाओ। जब तक रारा टैक्सी से गाँव पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। डीका बच्चों को पढ़ाकर बाहर आ चुका था। रारा ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, ट्रैफिक की वजह से देरी हो गई। डीका ने ठीक है कहा और फिर दोनों अपने अपने काम के लिए निकल गए। लेकिन सच कहे तो यहाँ डीका को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जिन बातों को रारा पहले बहुत अहमियत दिया करती थी, आज उन्हें वो बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रही। रारा के जन्मदिन पर सबसे पहले शुभकामनाएं डीका और उसकी माँ की तरफ से आती है। वो वीडियो कॉल पर रारा को विश करते हैं। इसके बाद रारा ऑफिस जाती,
जन्मदिन के दिन उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन रारा बहुत टेंशन में होती है क्योंकि उसने अपने नए प्रोजेक्ट में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके लिए सीईओ उसे डांट रहा था। असल में रारा ने माशा और उसके ग्रुप की सलाह मानकर प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव किए थे जो पूरी तरह गलत साबित हुए। ऐसा लग रहा है कि माशा ने जानबूझकर रारा की बदनामी कराने के लिए उसे ऐसी सलाह दी और अब सारा दोष अकेले रारा पर ही आ गया। माशा छिपकर ये सब सुन रही थी और रारा को डांट खाते देख उसके मन में अजीब सी तसल्ली हो रही थी। अब काम खत्म करके रारा जल्दी से गांव के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाने निकलती है, लेकिन माशा ने उसे रोक लिया और कहा, आज का दिन हमारे साथ भी थोड़ा सेलिब्रेट कर लो, फिर अपने बॉयफ्रेंड की पार्टी में चली जाना। इतना कहकर वो रारा को अपने साथ ले गए। असल में वो उसे खूब शराब पिलाने का प्लान कर चुके थे ताकि वो डीका से मिलने ना जा सके। वो उसे ग्लास भर भर कर शराब पिलाते हैं और रारा नशे में वहीं बैठे बैठे सो गई। दूसरी तरफ डीका ने बच्चों के साथ रारा की जन्मदिन की सारी तैयारियां कर ली और केक काटने के लिए रारा का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे भी भूखे पेट उसका इंतजार करते रहते हैं। डीका रारा को फोन भी करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। काफी देर बाद माशा ने रारा को जगाया और समय देखकर रारा घबरा उठी। वो जल्दी से वहाँ से निकली और इधर माशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। जब तक रारा वहाँ पहुँची तब तक बच्चे भूखे पेट ही सो चुके होते हैं। पहली बार डीका ने रारा पर तेज चिल्लाया, तुम कहाँ थी? हम सब कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बच्चे भी सो गए हैं, तुम्हें हो क्या गया है रारा? रारा बस इतना ही बोली, मुझे माफ कर दो डीका, मैं जानती हूँ कि तुमने कर्ज लिया है और ऊपर से मेरे जन्मदिन के लिए इतना खर्च किया। इस पार्टी में जो भी पैसा लगा है वो मैं लौटा दूंगी। ये सुनकर डीका और भड़क गया और बोला, तुम्हें क्या लगता है रारा, मैं पैसे के लिए तुम पर गुस्सा हूँ? क्या मेरी भावनाओं की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं है? तुम सच में बदल गई हो रारा। इन बच्चों को देखो, ये घंटों तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, तुम्हारे साथ केक काटना चाहते थे, साथ में खाना चाहते थे। माँ ने तुम्हारे लिए इतने प्यार से सारा खाना बनाया है, लेकिन तुम किसी की भावनाएं नहीं समझ पा रही हो। तुमने सबका दिल तोड़ दिया है और ऊपर से कह रही हो कि पैसे दे दूंगी। बहुत अमीर हो गई हो ना, लेकिन दिल से गरीब हो। और गुस्से में डीका वहाँ से चला गया। रारा रोने लगी। डीका सचमुच उसकी जिंदगी से चला गया है। इसी बीच बच्चे भी जाग गए और रारा को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सभी ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अगले दिन रारा ऑफिस गई, लेकिन वो ठीक से चल नहीं पा रही। ये कल के नशे की वजह से नहीं था, बल्कि शायद कोई और कारण था। फे जब उससे कुछ बोली तो रारा बिना बात के उस पर चिल्ला पड़ी। मीटिंग में भी रारा और माशा के बीच काफी बहस भी हो जाती है, लेकिन तभी रारा अचानक से बेहोश हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। चाहे उनके बीच कितनी भी लड़ाई या मनमुटाव क्यों ना हो, सच्ची दोस्ती हमेशा साथ रहती है। इसीलिए फेई उसके पास ही रहती है। डॉक्टर ने रारा की जांच कर बताया, घबराने की कोई बात नहीं है। रारा ने जरूरत से ज्यादा डाइटिंग की है, इसी वजह से वो कमजोर हो गई है। इसका कोई अलग इलाज नहीं है, बस उसे हेल्दी खाना होगा। बहुत कम नहीं खाना है, जितनी भूख लगे उतना खाओ, सही समय पर खाओ और आराम करो। बस इन्हें मानने से वो ठीक हो जाएगी। अब रारा डीका से बात करने के लिए बहुत बेचैन हो उठी और उसने उसे फोन किया, लेकिन डीका लुलू के साथ एक फोटोशूट में होने की वजह से उसका फोन नहीं देख पाया। गुस्से में रारा सीधा फोटोशूट की जगह पहुंची। डीका फोटोशूट के लिए लुलू के बाल और कपड़े ठीक कर रहा होता है, लेकिन उसने गलत समझ लिया और लुलू पर चिल्लाने लगी, तुम्हें अपने सुंदर होने का बहुत घमंड है ना? तुम्हें लगता है कि सारे लड़के तुम्हारी खूबसूरती पर मर मिटेंगे? ये सब सुनकर लुलू का मन बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसके और डीका के बीच ऐसा कुछ था ही नहीं। वो गुस्से में वहाँ से चली गई। डीका ने रारा से पूछा, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? तुम ऐसी बेकार बातें क्यों कर रही हो? दरअसल वो बहुत प्रेशर में होती है। वो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि एक तरफ काम का तनाव है और दूसरी तरफ डीका से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। अब वो पहले की तरह इनसिक्योर फील करने लगी, इसीलिए छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। वो उल्टा डीका से कहती है, तुम्हें मेरी तरक्की से जलन हो रही है ना? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, इसीलिए बदला लेने के लिए तुम मेरी बहन के करीब जा रहे हो। अब डीका भी खुद को काबू में नहीं रख पाया। तुम ये क्या कह रही हो? बोलने के लिए अब क्या ही बाकी रह गया है? मेरी तरफ दोबारा कभी आंख उठाकर भी मत देखना रारा। तुम्हारी सोच इतनी गंदी हो सकती है, ये मैं सोच भी नहीं सकता। और गुड बाय। डीका चला गया। रारा फिर से रोने लगी, क्योंकि डीका सचमुच इस बार उसकी जिंदगी से चला गया है। घर आकर रारा और लुलू के बीच झगड़ा शुरू हो गया। माँ ने वजह पूछी तो रारा ने अपना सारा गुस्सा माँ पर निकाल दिया। माँ, बचपन से लेकर आज तक लुलू ही तुम्हारी पसंदीदा बेटी रही है, क्योंकि वो सुंदर है, गोरी है। तुम हमेशा उसी का ख्याल रखती आई हो और मैं तो जैसे तुम्हारी बेटी हूँ ही नहीं।
बाबा थे तो वो मुझसे प्यार करते थे। अगर वो जिंदा होते तो क्या मेरी हालत कभी ऐसी होती? कभी नहीं। रारा की ये बातें सुनकर माँ को बहुत दुख पहुँचा कि रारा उसके बारे में ऐसा सोचती है। हालांकि उन्हें लगता है कि वो दोनों बेटियों से बराबर प्यार करती है। वो बोली, बेटी तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। बचपन से लुलू मेरी बात मानती थी और तुम नहीं मानती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ उसी को पसंद करती हूँ। जब लोग तुम्हें बॉडी शेमिंग करते थे तब मैं कितना रोई हूँ, कितना दर्द महसूस किया है। क्या तुम जानती हो? शायद नहीं। आज जब सब तुम्हारी तारीफ करते हैं तो मुझे खुशी होती है, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी उतना ही प्यार करती थी जितना अब करती हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम जैसी भी हो मेरी बेटी हो और मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। माँ की भावनाएं समझकर रारा थोड़ी शांत हो गई। इतना ही नहीं, माँ ने एक और बात बताई कि रारा के जन्म के वक्त उसका सी सेक्शन हुआ था और उसके शरीर पर दाग रह गया था। इसी वजह से एक टॉप मॉडल बनने का उनका सपना अधूरा रह गया। एक तरफ मुझे अपने करियर के पूरे ना होने का दुख था, लेकिन दूसरी ही तरफ मुझे इस बात की खुशी थी कि मुझे तुम्हारी जैसी प्यारी बेटी मिली। खूबसूरती चेहरे में नहीं दिल में होती है और हमारे व्यवहार में दिखती है। मैंने आज तक तुम दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। हाँ, ये मेरी गलती हो सकती है। आज से तुम जो मन करे खाओ, बस सेहतमंद रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह तीनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाती है। उधर वो लाल बालों वाला लड़का फिर से डीका के घर में रहने वाली लड़कियों को उकसाता है। इस बार डीका ने गुस्से में उसे मारा, लेकिन उसके दोस्त मिलकर डीका पर हमला कर देते हैं और उसका कैमरा भी तोड़ देते हैं। डीका को हल्की चोट लगी है। रात में उसने अपनी माँ को बताया कि उसका और रारा का झगड़ा हो गया है। माँ कहती है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है, जरूर किसी चिंता में होगी, तुम उससे बात करो और मामला सुलझा लो। इसके बाद डीका किसी के हाथ रारा के लिए एक फोटो भिजवाता है। रारा, लुलू और उनकी माँ ने वो फोटो देखा जो उस समय की है जब रारा ने गांव को बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। उस वक्त डीका ने उसकी एक कैंडिड फोटो ली थी जिसमें रारा बिना मेकअप के बहुत ही साधारण और सुंदर लग रही थी। फोटो के पीछे डीका ने लिखा था, इस तस्वीर में जो कमी है वही मुझे पसंद है। तुम परफेक्शन की ओर जो दौड़ लगा रही हो उसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन मुझे इसे स्वीकार करने में थोड़ा समय लगेगा। प्लीज मुझे समय दो। मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन सच यही है कि शुरू में मुझे वही इम्परफेक्ट रारा ज्यादा पसंद थी। उसके साथ मैं खुद को ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता था। लुलू और माँ ने रारा से कहा, तुम सच में बहुत लकी हो कि तुम्हें डीका जैसा इंसान मिला है। वो तुम्हारे लिए खुद को बदलने को तैयार है और तुम उसी पर शक कर रही हो। जाओ उससे बात करो। अब अगले दिन रारा ऑफिस जाते वक्त बाहर से स्ट्रीट फूड खरीद लाई। खुद भी खाती है और फेई को भी खिलाती है। फेई ने पूछा, अरे तुम्हें क्या हो गया? डाइट का क्या हुआ और ये सब क्यों खा रही हो? ये खाने से तो तुम फिर से मोटी हो जाओगी। रारा तब बोली, मैं वही खाना खाऊंगी जो मुझे पसंद है। अब मुझे स्लिम रहने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे लोग मेरे बारे में जो चाहे कहे, उन्हें कहने दो, वो नरक में जाए मेरी बला से। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर मस्ती करना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ। बस जिंदगी में मुझे इतना ही चाहिए। उन्हें स्ट्रीट फूड खाते देख माशा की टीम हैरान रह गई कि रारा ऐसा क्यों कर रही है। रारा को लगता है कि उसकी गलती की वजह से कंपनी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है और उसे ठीक करना उसी की जिम्मेदारी है। इसीलिए वो डीका के घर में उसके पिता द्वारा ली गई पुराने कैमरे से खींची हुई तस्वीरों को याद करके एक प्लान बनाती है। वो एक नया कैंपेन शुरू करेगी जिसमें उसी पुराने कैमरे से ब्लैक एंड व्हाइट में मॉडल्स का अलग अंदाज में फोटोशूट किया जाएगा और ये फोटोशूट डीका करेगा। रारा पिछले दिनों के अपने व्यवहारों के लिए डीका से माफी मांगती है और उसे इस अमेजिंग प्लान के बारे में बताती है कि डीका के घर में रहने वाली जो 4 लड़कियां मॉडल बनना चाहती है उनका फोटोशूट किया जाएगा और वो भी डीका के पिता के उसी पुराने कैमरे से। इस फोटोशूट में लुलू भी एक मॉडल होगी। रारा का ये नया आइडिया डीका को बेहद पसंद आया और वो इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद रारा ने कंपनी की मालकिन से भी बात की जो CEO की माँ है। रारा का आइडिया उन्हें भी बेहद पसंद आया, लेकिन वो डरती है क्योंकि कंपनी की इमेज पहले ही खराब हो चुकी है। इसीलिए क्या ये नया जोखिम लेना सही होगा? तब CEO ने भी उन्हें समझाया, माँ यही तो जोखिम लेने का समय है। अगर हम इस कैंपेन में सफल हो गए तो लोगों के मन से हमारी सारी पुरानी गलतियाँ मिट जाएंगी और हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स की अच्छी इमेज बनेगी। इसीलिए एक बार रारा के आइडिया को आजमा कर देखते हैं। ये सुनकर वो भी मान गई। इसके बाद CEO माशा से बात करता है, तुम्हारे और रारा के बीच चाहे जितनी भी प्रोफेशनल कंपटीशन रही हो उसे एक तरफ रखकर दोनों मिलकर इस कैंपेन पर काम करो।
और तब पता चलता है कि माशा भी तब तक खुद को बदल चुकी होती है और वो रारा के साथ मिलकर काम करने के लिए राजी हो जाती है। दूसरी ओर लुलु का बॉयफ्रेंड हमेशा की तरह उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे लुलु खुद को बहुत असुरक्षित महसूस करती है। उसके साथ उसका दम घुटने लगा है और एक समय लाइव वीडियो के दौरान ही वो अपने बॉयफ्रेंड को टाटा बाय बाय कहकर चली गई, यानी कि उससे ब्रेकअप कर लेती है और वहाँ से आजाद हो जाती है। अब रारा कंपनी के क्लाइंट्स और मीडिया के सामने अपना नया इम्परफेक्ट कॉन्सेप्ट पेश करती है। वो एक एक करके 5 मॉडल्स की तस्वीरें शो करते हुए कहती है, यही हमारी कंपनी की एंजल्स है। कभी इनके अंदर गहरी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन हमारी कंपनी की प्रोडक्ट्स एक अच्छे दोस्त की तरह है, जैसे एक सच्चा दोस्त जो कभी आपको जज नहीं करता बल्कि आपके अंदर की असली खूबसूरती को निखारने में मदद करता है। ठीक वैसे ही हमारे प्रोडक्ट्स आपकी कमियां नहीं दिखाते बल्कि आपके अंदर की सुंदरता को पहचानने में आपकी मदद करते हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं, एक अच्छे दोस्त की तरह। जिन बातों को महिलाएं अपनी कमजोरी समझती है वही असल में उनकी ताकत होती है। यही बातें उन्हें अंदर से सुंदर और अच्छा इंसान बनाती है। इन तस्वीरों में ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है और इन तस्वीरों को देखकर यकीनन बहुत सी महिलाएं अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आएंगी और हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेंगी। इस बात पर हमें पूरा भरोसा है और यही एक शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होगी। इस तरह रारा एक शानदार प्रेजेंटेशन देती है। सभी लोग उसके आइडिया की बहुत तारीफ करते हैं। माशा भी रारा को बधाई देते हुए बोली, सच में तुम्हारा आइडिया बहुत शानदार था, मैंने तुम्हें धोखा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन रारा उसे गले लगा लेती है और वे चारों लड़कियां जो मॉडल बनना चाहती थी उनका सपना भी पूरा हो जाता है। इतना ही नहीं, वो खुद भी विश्वास नहीं कर पाती कि वो इतनी सुंदर दिख सकती है, क्योंकि इतने दिनों से वो अपने रूप को अधूरा समझती थी। लेकिन इन तस्वीरों में खुद को देखकर उनमें बहुत आत्मविश्वास आ जाता है कि यही तो असली सुंदरता है। डीका की माँ भी बहुत खुश है, क्योंकि ये सारी तस्वीरें डीका के पिता के उसी पुराने कैमरे से खींची गई थी। और इतना ही नहीं, रारा अपनी कंपनी में डीका को एक परमानेंट फोटोग्राफर की नौकरी भी दिला देती है। अगले दिन डीका और रारा अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। रारा अब डाइटिंग नहीं करती, उसका वजन थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन उसके आइडिया की वजह से कंपनी को काफी मुनाफा हुआ है और अब रारा बिल्कुल तनाव मुक्त और बहुत खुश है। तभी उसकी माँ की वही सहेलियां आकर फिर से रारा को टोकती है, अरे तुम्हारा वजन तो दोबारा बढ़ रहा है बेटा, जिम जाती हो या नहीं? रारा शांत मन से बोली, मैं जिम जाती हूँ, लेकिन अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि स्वस्थ रहने के लिए। और यहीं पर ये कहानी मैसेज छोड़ती है कि सुंदर बनने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, हाँ स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वही करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। दुनिया के लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सारे लोगों से आपका कोई रिश्ता नहीं होता। इसी खूबसूरत मैसेज के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाती है। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को ढेर सारा लाइक और शेयर कर हमें सपोर्ट करते रहे दोस्तों। और हाँ, हमें हाइप कमेंट्स भी जरूर दें ताकि दूसरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके।